हमारा मेन कैरेक्टर हान फेंग, जो कि एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पूरी की पूरी दुनिया फ्रीज हो चुकी है, जहाँ पे वो अपना लाइफ अच्छे से गुजारता है कि एक लड़की उसे मिलती है, जहाँ पे वो हान फेंग का काट के उसे ही काट देती है। लेकिन हमारा हान फेंग फिर से कुछ साल पहले वापस रिग्रेस हो जाता है। तो आखिर क्या वो उस लड़की से बदला लेगा? जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा देखिए। स्टोरी की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई होती है। इसी के साथ हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि इस जगह की रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है, अर्थ एक नई आइस एज में एंटर कर चुकी है। ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा है और रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन प्लीज अपनी होप को गिव अप मत करो। गवर्नमेंट हमारे बारे में अभी तक नहीं भूले हैं और जब तक हम साथ खड़े हैं हम इस क्राइसिस पर ओवरकम कर सकते हैं। चलो एक साथ लड़ते हैं। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से वो जो टीवी होती है वो खराब हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो टीवी होती है वो भी बर्फ से जम चुकी होती है। हम एक छोटे से घर को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि हान फेंग कह के चिल्ला रही होती है, जो कि घर से बाहर होती है। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर हान फेंग को देखते हैं जो कि बाहर आता है और कह रहा होता है, हे ना आकर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये कहते वो बुलाता है कि तभी हाना वहाँ पे आते हुए उसे गले लगा लेती है, जहाँ पे वो उसे चिपक रही होती है। जो कि देखते हुए हान उससे कह रहा होता है, क्या तो तुम ये क्या कर रही हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? तुम क्या चाहती हो? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, मुझे एहसास हो गया कि हान फेंग तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तुम वही हो जिसके साथ मुझे रहना चाहिए। किसी के असली रंग को देखने के लिए किसी क्राइसिस या फिर एक्सीडेंट की जरूरत होती है और अब मुझे पता चल गया कि कौन मेरी परवाह करता है और कौन नहीं करता है। तो इसलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए हान काफी ज्यादा हैरान होता है। वो काफी ज्यादा शर्माया और घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है? वो कह रहा होता है, हाय ना तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे वर्ड्स का मतलब ये कितना ज्यादा है, लेकिन अभी ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सुनते हुए वो उसे कह रही होती है, कोई दूसरा शब्द मत बोलो, अब मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहती हूँ, बस अपनी आंखें बंद कर लो। तो ये सुनते हुए हान कहता है, क्या आंखें बंद कर लूं? ये कहते हुए अपनी आंखें जैसे बंद करता है वैसे ही वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि अपने वेपन को लेते हुए उस पे बहुत ही जोरों से अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। जिसे देखते हुए हायोना कह रही होती है, तुमने उसे मार डाला? उसकी बातें सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है, निर्दोष बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता था कि उसे मरना ही होगा। वैसे भी बहुत समय पहले ही ये दुनिया नर्क के अंदर चली गई है और खाने के लिए कम से कम हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसका मरना यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये आदमी अपने खाने के लिए क्या क्या जमा कर रहा था, और अगर हम अपने कार्ड सही से खेलते हैं तो हम तब तक जिंदा रह सकते हैं जब तक कि हमें कोई बचा ना ले। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, मैं हिल नहीं सकता हूँ, मैं मर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे ये एक बुरा सपना है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इसी के साथ फोन दोनों को देखता है जो कि एक साथ ये होते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, ये सब उस कोल्ड हार्टेड वुमेन की गलती थी, उसने ही मुझे फंसाया, और अगर यहाँ पे कोई दूसरा लाइफ होता तो मैं शायद अब तक लव से एक पपी बन चुका होता। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखती है। वो कह रहा होता है, क्या आखिर ये क्या चीज है? ये कहते ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जहाँ पे वो उस रोशनी की तरफ जा रहा होता है। वो कहता है, ये रोशनी ये काफी ज्यादा गर्म है, क्या यही हेवन का पाथ है? लेकिन रुको, मेरा हाथ मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो स्पिरिट होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, और इसी के साथ उसकी आंखें खुलती है जहाँ पे वो अपने बिस्तर पे होता है। इसी के साथ उसके सामने वाले विंडो से सूरज की रोशनी आ रही होती है। जो कि देखते हुए वो कहता है कि क्या आखिर मैं कहाँ पे हूँ? ऐसा ही 30 मिनट बीत जाते हैं। हम देखते हैं वो अपने बालकनी में खड़ा होता है और सूरज को देखते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा वार्म है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके की फीलिंग को फिर से फील कर पाऊंगा। और अभी अभी मैंने डेट को चेक की है और ये 28 जून है और वो अपोकलिप्स 15 जुलाई को शुरू हुआ था, जहाँ पे मैं मर चुका था, लेकिन मैं आधे महीने पहले वापस आ चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ? ये कहते ही वो अपने हाथ को देखता है जो कि अजीब तरीके से चमक रही होती है। जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है, लेकिन इस बार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जब से मैं उठा हूँ ये रेड ग्लो ये मेरे हाथ के चारों ओर चमक रही है। मुझे पता नहीं कि आखिर ये क्या है, और इससे मुझे ना ही हर्ट होता है ना ही कुछ फील होता है। ये बस थोड़ा सा वार्म है और मुझे लगता कि ये कुछ और कर सकता है, या फिर शायद मैं बस चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ। तभी अचानक से उसे छींक आती है। तभी वो देखता है कि वो जो लाइट होती है वो ग्रीन में बदल जाती है। ये देखिए वो कहते कि क्या ये ग्रीन में बदल चुका है? अभी वो ग्लो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए वो कहते कि क्या ये बड़ा हो रहा है? ये कहते ही वो उस दरवाजे को बंद कर देता है और अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मेरे हाथ से लाइट बाहर निकल रही है, आखिर ये सब क्या है और आखिर साइंस इसे कैसे जस्टिफाई करेगी? अभी वो देखता है कि वो जो ग्लो होती है वो फिर से कम हो जाती है। जो कि देखते वो कहता है कि क्या
अब ये कम हो रहा है। ये ग्रीन लाइट ये बहुत ही अजीब है, ये श्रिंक होता है और ग्रो भी हो सकता है। ये उस रेड की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो नीचे बैठ जाता है और कहता है मुझे अचानक से बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस लग रहा है। तो आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस लग रहा है? क्या ये सब इस ग्रीन लाइट की वजह से है? ये कहते ही वो अपने हाथ को जोर जोर से हिला रहा होता है। यहाँ पे वो कहता थी कर है आखिरी है क्या चीज, मुझसे दूर हटो। लेकिन वो रोशनी से दूर नहीं होती। चौकी देखते हुए वो कहता है रुको 1 मिनट। ये बिल्कुल उसी मानवा की स्टोरी जैसी लगती है जिसे मैंने पहले पढ़ा था और प्रोटैगनिस्ट हमेशा रिबॉर्न होता है, वो भी एक चीट पावर के साथ। क्या ये ऐसा ही है? इसी के साथ वो एक चाकू को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जहाँ पे उसे देखते हुए कह रहा होता है कि अब मैं इससे बांकाई कर सकता हूँ या फिर कुछ और। ये कहते हुए वो उसे देख रहा होता है और कहता है खैर मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, यहाँ पे कुछ खाने के लिए है। ये कहते हुए फ्रिज को ओपन करता है, जहाँ पे जैसे वो फ्रिज को ओपन करता है वो अंदर की चीजों को देखते हुए कहता है फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है और अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अभी वो साइड में एक डब्बे को देखता है जिसमें रोस्टेड सोयाबीन्स होते हैं, जो कि देखिए वो कहता है रोस्टेड सोयाबीन्स अपोकलिप्स के पहले बचा हुआ ये कुछ नाश्ता है, ये एग्जैक्टली फुल मील नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये चलेगा। बेहतर होगा कि मैं बाद में सुपरमार्केट चला जाऊं। इसी के साथ वो उन्हें खाने लगता है और जैसे वो उसे मुंह पे डालता है वैसे ही अचानक से उसके मुंह के अंदर से एक बड़ा सा पौधा बाहर निकलता है जिसमें काफी सारी सोयाबीन्स होती है। जो कि देखते वो कहते हैं क्या इतने सारे सोयाबीन्स और ये पेड़, ये सब क्या हो रहा है? और अब मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। इसी के साथ वो देखता है कि वो जो ग्रीन लाइट होती है वो भी वहाँ से चले जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। जो कि देखते वो कहता है ग्रीन लाइट ये भी गायब हो चुकी है, क्या इस सोयाबीन को खाने से कुछ हुआ है? इस साथ वो उसे सोयाबीन या फिर कहो मटर को तोड़ता है जिसमें से काफी सारे दाने निकलते हैं। जो कि देखते वो कहता है ये तो बहुत सारे हैं, तो क्या यही मेरी पावर है? आखिर ये कितनी इनक्रेडिबल डिस्कवरी है, मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। शायद मैं किसी पेड़ को ग्रो कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास खाने के लिए और कोई बड़ी मछली नहीं है। दुनिया खत्म होने से पहले मुझे जल्दी से सारा का सारा स्टॉक जमा करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ समय बाद बाहर निकल जाता है जहाँ पे काफी सारी भीड़ होती है और चमकती धूप में वो आगे बढ़ते हुए मन कह रहा होता है ठीक है चलो सबसे पहले इस बात को कंफर्म करते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ के चारों ओर एक लाल चमक थी और फिर ये हरा हो गया और फिर ये ग्रीन लाइट बढ़ती और कम होती है जिससे कि मेरी धड़कन भी तेज हो जाती है और मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करता हूँ। फिर मैंने अपने चमकते हुए हाथ से उस सोयाबीन को छुआ और वो अचानक से एक पौधा बन गई। आखिर ये कैसी पावर है? ये कुछ अजीब नहीं है। मैंने सोचा था कि मुझे बांकाई या फिर रासिंगन जैसी कुछ पावर मिलेगी, तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है हान फेंग ये कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है, क्या तुम भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हो? ये कहते वो मुस्कुराता है। जो कि देखते हुए हान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते कि क्या ली हायोना आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसी के साथ वो उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है ली हायोना 3 सालों से मेरे ड्रीम्स की गॉडेस, मैंने उसे खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने तब भी ये किया जबकि मुझे पता था कि मैं एक फॉल बैक आदमी के अलावा और कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लास्ट में मुझे मार डालेगी। इसकी ऐसी की तैसी ये कहती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, तभी अपने आप को शांत करते हुए कह रहा होता है अरे रुको शांत हो जाओ, अभी बदला लेने का टाइम नहीं है। सबसे पहले मुझे सारे के सारे स्टॉक पिल्स और सप्लाईज को सिक्योर करना होगा। तभी वो उससे कह रही होती है हान फेंग आखिर तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? मैं कुछ समय से तुम्हारा नाम पुकार रही हूँ लेकिन तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो? तो हान फेंग उससे कह रहा होता है मुझे माफ करो, तुम आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो हायोन, इसलिए मैं थोड़ा सा खो गया था। तो ये सुनते हुए हायोना उससे कह रही होती है अरे हान फेंग तुम ऐसी बातें कब सीख गए हो? खैर जब हम एक दूसरे से मिल चुके हैं तो क्या ख्याल है कि हम दोनों कुछ खरीद ले? हान फेंग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है माफ करना लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो उसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तो उसी तरफ हान फेंग वहाँ से जाते हुए मनी मन कह रहा होता है मैं दोबारा तुम्हारी इस गंदी चाल में नहीं फंसने वाला हूँ और इस बार तो बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा पहले की तरह पागल नहीं बनने वाला हूँ। और इसी के साथ वो सुपरमार्केट में जाते हुए खाना वाना खरीद रहा होता है और ये ए सिटी का वेलमेयर है जो कि ईस्ट रीजन का सबसे लार्जेस्ट और सबसे भरा हुआ सुपर मार्केट है, जिसे देखते हुए हान फेंग कह रहा होता है बेशक जब इस दुनिया में आइस एज आएगा तो इस जगह को रातों रात साफ कर दिया जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये किसने किया, इसलिए मुझे अभी से सारा का सारा सामान खरीद लेना चाहिए और अपोकलिप्स के आने से पहले मुझे जितना हो सके उतना खरीदना चाहिए। वैसे भी मेरे पास पैसे की बहुत ही ज्यादा कमी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपोकलिप्स सर्वाइवल गाइड को पढ़ने लगता है जहाँ पे उसे क्या क्या चाहिए वो सब देखते हुए वो कह रहा होता है फूड, विंटर क्लॉथ, मेडिसिन, डेली नेसेसिटीज, फ्यूल, मुझे काफी कुछ प्रिपेयर करना है। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पर्सनल वॉलेट में ज्यादा कुछ पैसे नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास बहुत ही ज्यादा कम पैसा होता है, जो कि देखते हुए तो चिल्लाते हुए कहता है आखिर मैं आप क्या करूँ, इतने पैसों के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी अचानक से उसे एक मैसेज आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे
तुम्हारी 2023 की इवैल्यूएशन अप्रूव हो चुकी है और अब तुम 1,68,800 युआन को लोन ले सकते हो। ये देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या, आखिर मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। और इसी के साथ वो काफी सारे अलग अलग कंपनी के लोन ऐप को डाउनलोड कर लेता है और हंसते हुए कह रहा होता है, अगर मैं इतना सारा लोन ले भी लूंगा फिर भी अपोकलिप्स के बाद मुझे ये सब चुकाना नहीं पड़ेगा और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। इसी के साथ शाम हो जाती है। हम दूसरी तरफ आयानो को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है और वो मनीवन कह रही होती है, वो मेरे कई सारे सिम्प्स में से एक है, लेकिन आखिर उसने मुझे रिफ्यूज करने की हिम्मत कैसे की, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे सीरियसली काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक पैथेटिक लूजर जिसके पास कार तक नहीं है और वो मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक कार आती है जो कि हान फेंग की होती है, जहाँ पे वो बाहर निकलते हुए कह रहा होता है, हे हाय ना, क्या ये तुम हो? तो वो उससे कह रहे होते हैं, हान फेंग क्या ये कार तुम्हारी है? तो वो उससे कहते हैं, हाँ ये बस मेरी है। ये कहते ही वो उसके पास आता है और उससे कह रहा होता है, वैसे मेरे डैड अमेरिका में बिजनेस करते हैं और इसलिए उन्होंने मुझे कुछ कैश दिया है जिससे कि मैं ये लेके आया हूँ। खैर ये बस मेरी पॉकेट मनी का पैसा था और अभी मैं अपने फादर को एयरपोर्ट में छोड़ के आया हूँ। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपना सिर झुकाते हुए कह रही होती है, तुम अपने डैड को हवाई अड्डे में छोड़ने के लिए जा रहे थे? खैर मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें बिना बताए मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए कहा था, लेकिन तुम पहले बहुत ही ज्यादा कूल थे, मैंने सोचा था कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है, सिली गर्ल, मैं कभी ऐसा क्यों करूंगा हायोनो, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जो कि देखते हुए वो मुस्कुरा रही होती है, जहाँ पे वो उसे कहती है, तुम्हें पता है तुम भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो हान फेंग, तो आज रात डेट में जाने के बारे में क्या ख्याल है, बताओ तुम क्या सोचते हो? ये कहती है वो अपने सामने देखती है, तभी वो देखती है कि हान फेंग उसके सामने से गायब होता है। जहाँ पे हान फेंग अपने कार के पीछे जाते हुए सामान को ठीक कर रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे अब ये सारी की सारी चीजें ले जाना होगा, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए वो थोड़ी सी गुस्सा होती है और उससे कहती है, अगर तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? जहाँ पे हान फेंग उससे कहता है कि कुछ खास नहीं है, मुझे बस कुछ ज्यादा चीजें पसंद है और ऐसे हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इससे कहती है, ठीक है फिर मैं अभी घर जा रही हूँ, मैं इस गिफ्ट का इंतजार करूंगी। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए मनीवन कह रही होती है, बिल्कुल मैंने सबने जाल में फंसा लिया है। तो दूसरी तरफ हान मनीवन कह रहा होता है, मैं उसे अपने लिटिल स्टॉक पिल का पता लगाने नहीं दे सकता हूँ, आखिरकार ये अपोकलिप्स से बचने का मेरा सर्वाइविंग टिकट है। वैसे तुम थोड़ा सा इंतजार करो, एक बार जब ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो तुम्हें वही मिलेगा जो कि तुम्हारे पास आ रहा है। तुम दोनों, खासकर वो आदमी जिसने मुझे मारने में तुम्हारी मदद की थी, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दरअसल मैं बस अपोकलिप्स का वेट कर रहा हूँ। इसी के साथ ऐसे ही टाइम बीत जाता है। ये वो दिन है जिस दिन हैवी स्नो होने वाला है और टेम्परेचर बिल्कुल नीचे गिरने वाला है। पूरी दुनिया में आइस एज फैलने वाली है, जहाँ अगले महीने पूरी दुनिया की टेम्परेचर लगभग -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाएगा और दुनिया बर्फ और बर्फ से घिर जाएगी, जिससे घर से बाहर जाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर हान को देखते हैं जो कि अभी भी काफी सारे फूड को जमा कर रहा होता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, इसीलिए मुझे फूड सप्लाईज को इकट्ठा करने की जरूरत है और ये सब पैक और सील किया जाना चाहिए ताकि मेरे पड़ोसी लोग इस पर शक ना करे। वैसे भी पड़ोसी लोग काफी ज्यादा कमीने होते हैं और रात में जब आसपास कोई ना हो इन सारे की सारी चीजों को अपने कमरे में लेके जाऊंगा। और ऐसे ही रात भी हो जाती है, जहाँ पे वो सारे वर्कर्स के साथ उन सारे की सारी चीजों को अपने रूम पे लेके जाता है, जहाँ पे मनीवन कहता है अपोकलिप्स के बाद पावर ग्रिड ये भी एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो जाएगा और इसी वजह से कुछ कमीने लोग जनरेटर के लिए आएंगे और साथ ही इसे चालू करने के लिए बहुत सारा फ्यूल की जरूरत होगी। इसीलिए मैंने सारा का सारा फ्यूल भी इकट्ठा कर लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे फ्यूल के डब्बे होते हैं, जहाँ पे मनीवन कहता है अब जब अपोकलिप्स आएगा तब हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे अपने घर को इंडिपेंडेंट हीटिंग के लिए मॉडिफाई करना होगा और जब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे दरवाजों और खिड़कियों को भी और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। ये कहते ही वो अपने रूम की मॉडिफिकेशन भी कर लेता है, जहाँ पे वो उन सबको इकट्ठा करते हुए मनीवन कहता है मुझे सामान रखने के लिए एक कमरे को भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत है और मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। तो अब बस मैं टेम्परेचर गिरने का इंतजार कर रहा हूँ और मेन इवेंट का वक्त आ चुका है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो अपने टेबल पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो कहता है इस आने वाले आइस एज अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए मुझे अपने जरिए इकट्ठा किए गए सप्लाईज पर भरोसा करना होगा। इसी के साथ मेरी जो पावर है वो प्लैनेट्स को मैनिपुलेट कर सकती है और यही बस मेरी आखिरी उम्मीद है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ सोयाबीन्स होते हैं, जहाँ पे उन्हें खाते हुए कह रहा होता है मैंने इन सभी सोयाबीन्स को अपनी एबिलिटी का यूज करके उगाया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रैंडम है, मुझे अभी भी इसका ट्रिगर पता नहीं चला है।
मुझे ठीक से अपनी पावर को यूज भी नहीं करना आता। इसी के साथ वो उसे खाते हुए मनी मन कह रहा होता, चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छी चीजें होंगी। और ऐसे ही कुछ समय के अंदर ही वो सारा का सारा खाना खत्म कर लेता है। जहाँ पे उसे खाते हुए मनी मन कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि ये खाने लायक है, लेकिन ये काफी अच्छा था और कम से कम इससे ये साबित होता है कि मेरी ये एबिलिटी ये फूड प्रोड्यूस कर सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप ये पता लगाना है कि आखिर इस चीज का यूज कैसे किया जाए। इसी के साथ वो अपने फ्रिज के सामने चले जाता है, जहाँ पे वो कहता है, अब तक मैंने इसे सिर्फ सोयाबीन पर आजमाया है, लेकिन मुझे देखने दो क्या यह एबिलिटी दूसरे प्लांट्स में भी काम करती है। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, जहाँ पे उसकी आंखें खुलती है और इसके सामने एक फूल गोभी का पौधा होता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या मैं बेहोश हो चुका था, मेरा सर ये बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, ऐसा लगता है कि ये बॉडी मेरे माइंड और मेरे बॉडी को बहुत ही ज्यादा थका देती है, फिर भी मैंने कम से कम इस एबिलिटी के बारे में कुछ तो सीखा। और इसी के साथ वो फिर से खाना खाने लगता है, जिसके बाद वो सारे के सारे फूड्स को लेते हुए फिर से वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है, इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे अलग अलग प्लांट्स के एक बंच पर मेरी पावर को यूज करना चाहिए। इसी के साथ वो ट्राई करता है, जिसमें से कुछ तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इनमें से कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम फुल प्लांट बन जाते हैं, एकदम सोयाबीन की तरह, और इसमें से कुछ एक्सप्लोड हो जाते हैं। और इस एक्सप्लोजन के बाद ये चीज कुछ ऐसे चीज में बदल जाते हैं जो कि कोयले की तरह दिखता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं। इसी के साथ हम उसे देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए काफी अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो काफी सारे ब्लैक कोल को इकट्ठा कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इन चीजों का यूज टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ वो उन कोल को एक बाल्टी में लेते हुए जलाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अब गर्म रहने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ऐसा ही कई सारी कोशिश करता है, इसमें से वो काफी बार फेल भी हो जाता है, जहाँ पे वो अपने हैंड को देखते हुए कह रहा होता है, मुझे अपने आप पर फोकस करना होगा, अपने ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना होगा। इसी के साथ वो उस फूल गोभी को पकड़ता है, जहाँ पे वो एक बड़े पौधे में बदल जाता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, इसकी सक्सेस रेट ये तो काफी ज्यादा रैंडम है। इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा थका हुआ भी होता है, जहाँ पे वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो फिर से जाग जाता है और उस पौधे को लेते हुए कह रहा होता है, मुझे इसका पैटर्न बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसका यूज कैसे करूं, यह एबिलिटी आखिर कैसे काम करती है, और इसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल तो होना चाहिए, लेकिन कम से कम मुझे इसे एक्टिवेट करने की कंडीशंस समझ में आ चुकी है। ये जो की है ये मेरे कॉन्शियसनेस पर रिएक्ट करती है, मुझे अपने आप को ये इमेजिन करना पड़ता है कि मैं नेचर के अंदर हूँ, मेरी बॉडी और मेरा दिमाग दोनों ही नेचर वर्ल्ड का एक पार्ट है, और जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो जाता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पे इसके सामने काफी सारे मांस और मछली के टुकड़े होते हैं, जहाँ पे वो कह रहा था, चलो इस बार से मीट पर ट्राई करते हैं। इसी के साथ वो एक मीट पर ट्राई करता है, जिसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या कोई भी रिएक्शन नहीं, मुझे ये मत बताओ कि ये सिर्फ प्लांट्स पर ही काम करता है। ये कहते ही वो उसे पकड़ते हुए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और कहता है, कम ऑन यार, अब हो भी जाओ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मीट जरा सा भी चेंज नहीं होती, जो कि देखते हुए वो कहता है, अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं है, लेकिन रुको, जब मैं फोकस करता हूँ तो मुझे दो अलग अलग कलर्स महसूस होते हैं, और मैंने अभी तक उस रेड लाइट का अभी तक यूज नहीं किया है। ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि आखिर ये रेड लाइट ये क्या कर सकता है। इसी के साथ वो अपने आप पर फोकस करता है और उस रेड लाइट को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो उसका यूज उसी मीट पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मीट होती है वो जल जाती है, जो कि देखते हुए वो एक अजीब सा चेहरा बनाता है और उसे फेंकते हुए कहते हैं, क्या ये तो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये कितना ज्यादा बकवास है। इसी के साथ वो फिर से उसके पास जाता है और कहता है, लेकिन रेड लाइट ये मांस पर रिएक्ट कर रही है, और इसी के साथ ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कुछ पक गया है। तो क्या ये रेड लाइट यही सब करती है, चीज को गर्म करना, या फिर ये उससे भी कहीं ज्यादा है। इसी के साथ वो उस मीट को देखते हुए कह रहा होता है, ये बिल्कुल एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है। अभी उसे एक आइडिया आता है, जहाँ पे वो कुछ सोयाबीन का बीज लेते हुए अपने दूसरे हाथ में ग्रीन लाइट को एक्टिवेट करता है और अपने एक और हाथ में रेड लाइट को एक्टिवेट करता है, और उस हाथ में वही मीट का टुकड़ा होता है, जहाँ पे वो मनी मन कहता है, अगर ग्रीन लाइट इवैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है और रेड लाइट इसका ऑपोजिट डिसइंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं इन दोनों को कॉम्बाइन कर दूं तो आखिर क्या होगा। इसी के साथ वो उन दोनों लाइट और सोयाबीन और मीट को कॉम्बाइन कर देता है, इससे ये वो जो मीट होती है वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते हैं, क्या ये मीट ये तो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन मेरे हाथ में जो सोयाबीन था आखिर वो कहाँ पे चले गया, क्या वो किसी तरीके से इस मीट के साथ मर्ज हो चुका है, ये क्या बकवास है। इसी के साथ वो उस मीट को चेक करने लगता है और कहता है, ये तो इनक्रेडिबल है, यह तो बिल्कुल एक रियल मीट जैसा लगता है। इसी के साथ अभी ये और भी ज्यादा फ्रेश है। तो
चलो एक और बार ट्राई क्यों ना करते हैं। और इसी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो हर बार फेल हो जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्या बकवास है, अब ये सब कुछ फेल कैसे हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें कोयला बन चुकी है। लेकिन छोड़ो, वैसे भी आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे काफी सारे अच्छे अच्छे चीजें मिली है। अगर मैं अपने पावर को मास्टर कर लूं तो मैं इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के पिनाकल पर एक सुपरमैन की तरह खड़ा रह पाऊंगा। ये सब याद करते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, जहाँ पे वो कहता है एक सेकंड रुको, फूड यहाँ पे मेरी रक्षा नहीं करने वाला है, मैं यहाँ पे कम्प्लीटली डिफेंसलेस हूँ और टेम्परेचर कम होने से पहले मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, मुझे एक वेपन अपने पास रखना होगा ताकि मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर पाऊँ। तभी वो बाहर देखता है जहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, जो कि देखते हुए वो कहता है ये यहाँ पे है, ये तो सचमुच शुरू हो रहा है। इसी के साथ वो बाहर निकलता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए मन कह रहा होता है एक सप्ताह के अंदर ही टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाएगा और इससे पहले मुझे गन ढूंढनी होगी। लेकिन गन खरीदना ये गैर कानूनी है और मेरे पास सच में कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ से मैं गन ले पाऊँ। तभी वो वहाँ पे एक पर्सन को देखता है, जहाँ पे एक पर्सन उस आदमी से कह रहा होता है हे मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ। तो ये सुनते हुए दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम जीगांग लीडा ग्रुप को जानते हो, वो सच में मेरा बिग ब्रदर है। वैसे क्या तुम सिगरेट चाहते हो, ये भी मुझे मेरे बड़े भाई ने दी है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें भी खरीद लूंगा। लेकिन शर्माओ मत, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बस कुछ देना चाहता है। तो उसे देखते हुए हान कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा था, अतरंगी फैशन स्टाइल, ऐसे लोगों को हम होमलेस जो कहते हैं और ऐसा लगता है कि ये ली जी ही है। हर कोई उसे ब्रदर ली कहता है और ये बिल्कुल मेरे पड़ोस में ही रहता है। इसी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट को संभालता है और ऐसा लगता है कि हर कोई उसे यहाँ पे जानता है। इसी के साथ हम उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, जहाँ पे एक दिन एक पर्सन उसे एक सिगरेट देता है और कहता है हे ब्रदर ली क्या तुम स्मोक करना चाहते हो। तो वो उसे कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, मैं बस हुआ सही स्मोक करता हूँ, दूसरा ब्रांड मेरे लिए सही नहीं है। हम देखते हैं हान उसके बारे में बताते हुए कह रहा होता है उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन वो हमेशा बिजी रहता है, लेकिन हो सकता है कि इसके पास वो कनेक्शन है जो कि मुझे चाहिए। इसी के साथ वो लीजी से कह रहा होता है हे ब्रदर ली मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है। तो लीजी यही उसे देखता है और कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हान उससे कह रहा होता है ये मैं हूँ जियाओ हान, हम कुछ समय पहले मिले थे ब्रदर ली, आप मुझे भूल चुके हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो तुम जियाओ हान हो, हाल ही में मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया हूँ और मेरी खराब याददाश्त की वजह से मुझे दोष मत दो, वैसे बताओ मैं तुम्हारे लिए आखिर क्या कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए हान इधर उधर देखने लगता है और उसके पास आते हुए उसे कह रहा होता है खैर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कोई चीज चाहिए। और इसी के साथ वो धीरे धीरे उसके कान में सब कुछ बता देता है, जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या, लेकिन आखिर तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है। हान घबराते उससे कुछ कहने वाला होते कि तभी ली उससे कहता है देखो दोस्त तुम्हारा बड़ा भाई इसे क्लियर करता है हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, क्या तुमने सुना, वैसे भी गन्स ये बहुत ही ज्यादा सीरियस बिजनेस है और हाँ मेरे पास अच्छा खासा कनेक्शन भी है, लेकिन मैं किसी डेंजरस चीजों में फंसना नहीं चाहता हूँ। तो वो उसे कह रहा होता है नहीं ब्रदर ली ऐसा लगता है कि आपने इसे गलत समझ लिया है, ये सच में कुछ पर्सनल शिकायतें हैं, मैं इसे बस अपने डिफेंस के लिए चाहता हूँ। ये कहती वो झूठी मोटी कहानी बनाते हुए कह रहा होता है एक दिन जब मैं अपनी बाइक से जा रहा था मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो कि हर जगह थूकता रहता था और उसने सीधे मेरे चेहरे पर थूक दिया था। फिर मैंने उसका सामना किया और उससे कहा कि आखिर उसने मेरे चेहरे पर क्यों थूका और इसी वजह से मैंने उसे बहुत ही ज्यादा पीटा और जैसे ही वो गया उसने कहा कि वो मुझसे दोबारा मिलेगा। फिर अगले दिन वो अपने गुंडों के साथ मेरा इंतजार कर रहा था और उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा और अगर उन्होंने दोबारा मुझे देखा तो वो लोग फिर से मुझे मारेंगे और मैं इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कभी नहीं हुआ, इसलिए मुझे अपने डिफेंस के लिए एक वेपन चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए ली काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है क्या वो तुम पर थूक रहा था, ये कितना ज्यादा गंदा है, ये कितना ज्यादा बेकार बिहेवियर है, आखिर वो इतना कमीना क्यों है। तो उसे इस तरह रिएक्ट करते हुए देख हान कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये मुद्दा भूल चुका है। तभी ली इसके पास आता है और इससे कह रहा होता है मेरे दोस्त मैंने तुम्हें कवर कर लिया है, मैं अपने बड़े भाई को कॉल करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये सुनते हुए हान उससे कहता है थैंक यू ब्रदर ली आपने मेरी मदद कर दी है। ली कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पे बस के आने का इंतजार करना होगा क्योंकि मेरी पहना मेरा वो खराब है, इसलिए हम दोनों को बस में जाना होगा, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हें ले जाता। तो उसकी बातें सुनते हुए हान उससे कह रहा होता है इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी कार है। इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ली उससे कह रहा होता है कार है बच्चे तुम तो बहुत ही अच्छा लाइफ जी रहे हो, तो बताओ आखिर इस चीज की कीमत कितनी है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है ये लगभग 70 लाख है। तो ली कह रहा होता है ये बुरा नहीं है, सच में ये बहुत ही अच्छा सौदा है।
खैर अगले टर्न पर लेफ्ट मुड़ जाना। इसी के साथ वो अपनी एक सेल्फी क्लिक करता है और न्यू ऐसी हुई कैप्शन लिख के पोस्ट कर देता है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक बार के सामने आते हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। ये मौसम ये अचानक से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुका है। तो और एक पर्सन क्या आ रहा होता है, हाँ गर्मियाँ रातों रात सर्दियों में बदल गई है, यानी कि आखिर क्या हो रहा है। तभी वो लोग ली को उस गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि देखते हुए वो लोग कहते हैं अरे देखो ये तो ब्रदर ली है। तो और एक पर्सन क्या आ रहा होता है, ब्रदर ली आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो ली क्या रहा होता है, मुझे बॉस ली से मिलना है और मुझे कुछ चीजें संभालनी है। तभी और एक पर्सन उससे क्या रहा होता है, वैसे क्या ये न्यू टाइगर एसयूवी नहीं है, क्या तुमने इस चीज को भी खरीद लिया है, आखिर इसका खर्च कितना पड़ा। तो ये सुनते हुए वो क्या रहा होता है, तुम्हें पता है ये ज्यादा नहीं है, ये बस 700,000 है और कुछ नहीं। तो उसे ऐसा कहते हुए देख हान क्या रहा होता है एक्चुअल ओनर के सामने ये कहना कि ये कार सच में उसकी है, ये सच में एक बोल्ड मूव है। इसी के साथ वो दोनों बॉस लियो के पास जाते हैं, जहाँ पे बॉस लियो कह रहे होते हैं बिग माउथ ली आखिर तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे। तो उसकी बातें सुनते हुए ली क्या रहा होता है, बॉस लियो क्या आपने स्मोक किया है। तो बॉस लियो कह रहे होते हैं तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कह दो, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। तो ली क्या रहा होता है ये मेरा छोटा भाई है और ये आपसे कुछ खरीदना चाहता है, ये गन लेना चाहता है। बॉस लियो कहते हैं कि क्या एक गन। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हान बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, जहाँ पे बॉस लियो भी उसे बहुत ही बुरी तरीके से देख रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं बस इतना ही, तुम्हें बस एक गन चाहिए, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए कुछ दिलचस्प लेकर आए हो। इसी के साथ वो क्वियांग जी से कहता है क्वियांग जी एक गन लेके आओ। इसी के साथ वो एक गन लेके आते हैं जहाँ पे इसकी कीमत 6000 है। जहाँ पे ये देखते हुए हान कहता है दरअसल बॉस लियो मैं कुछ सोच रहा था, वैसे गन है ना जिसमें स्कोप भी लगती है, शायद मुझे वो चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए लियो कहता है बच्चे मुझे ये मत बताओ कि तुम एक अजीब स्नाइपर के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये गन शॉपिंग मॉल है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, हमारे पास बस यही है तो बस इसे ही रखो, ज्यादा चिल्लाओ मत नहीं तो ये भी तुम्हारे अंदर डाल देंगे। तो ये सुनते हुए ली क्या रहा तो बॉस लियो ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके पास एक वजह है, मेरी बात सुनो, ये सब 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, उसकी वाइफ और वो ऐसे ही वो एक अजीब सी कहानी सुनाता है, जो कि सुनते हुए लियो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो 3 कमीने बच्चे फिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हान मनीवन कह रहा होता है ब्रदर ली ने अभी भी जो स्टोरी बनाई है ये काफी ज्यादा अजीब लगती है। तभी बॉस लियो कह रहे होते हैं मेरे पास एक स्नाइपर राइफल है और मैं ऐसे तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा। उसकी बातें सुनते हुए हान कहता है तो थैंक यू बिग ब्रदर लियो। अभी लियो क्वियांग जी से कह रहे होते हैं क्वियांग जी जाओ इसे अरेंज करो। तो उसी तरफ ली हान से कह रहा होता है देखो मैंने तुमसे कहा था ये सब कुछ मिनटों में हो सकता है, ये काफी अच्छा है ना। तभी बॉस लियो उसे वो दूसरी गन देते हैं और उससे कह रहे होते हैं इसे ले लो ये गिफ्ट है। तो उसे देखते हुए हान काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है ब्रदर लियो मेरा एक दोस्त वो गवर्नमेंट में काम करता है और उसने मुझे कहा है कि एबनॉर्मल वेदर की वजह से वो जल्दी सप्लाईज को लिमिटेड करने वाले हैं और इसे बंद करने वाले हैं, तो इसीलिए सप्लाईज को पहले से स्टॉक करना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लियो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो हम पहले सप्लाईज लेने के लिए जाएंगे। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हान और ली आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे लियो से कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें अच्छे से संभाला है और ये काफी ज्यादा अच्छा गया और ऐसा लगता है कि मेरा भाई आज अच्छे मूड में है, मैं उससे कैनन भी मांग सकता हूँ और वो शायद मुझे दे भी देगा। तो ये सुनते हुए हान उससे कह रहा होता थैंक यू ब्रदर ली, बाहर जाते समय मैं तुम्हें एक सिगरेट पिलाऊंगा। तो वो कह रहा होता सिगरेट, पागल मत बनो दोस्त, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना पसंद है, लेकिन अगर तुम जोर देती हो तो मुझे आवाज ही देना क्योंकि मुझे दूसरे ब्रांड पसंद नहीं है। और हाँ पागल मत बनना, 7 और 8 कैटोन्स ये काफी है और एक बार जब मुझे प्रोजेक्ट का पैसा मिल जाएगा तब मैं तुम्हें साउना लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान मनीमन कुछ और सोच रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है सप्लाईज चेक हो गया है, वेपन चेक हो गया है और मैं अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में एकदम सेट हो चुका हूँ, एटलीस्ट मैं अपने एबिलिटी पर स्टडी कर सकता हूँ और अगर मैं अपनी फूड प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर दूं तो मैं आराम से सरवाइव कर पाऊंगा। ये कहती वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ नीचे धड़ाम से गिरता है। इसे देखते हुए ली कहता है हान क्या तुम ठीक हो? हान दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और कहता है मेरा पैर ऐसा लगता है कि ये टूट चुका है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए ली कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले तो जाऊंगा लेकिन एक्चुअली मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है
है और मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। ये कहते हुए वो कुछ सोच रहा होता है, तभी वो लिहान को उठाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है बस मेरे ऊपर झुक जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊंगा। तो हान कह रहा होता है हमें एक टैक्सी ढूंढनी होगी, पेमेंट मैं कर दूंगा, तुम बस मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। इसी के साथ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ऑफिस में एक लेडी को देखते हैं जहाँ पे एक डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कह रही होती है बाद में मिलते हैं जियोन, हाँ नाइट शिफ्ट में ध्यान रखना। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती ठीक है आप भी अपना ध्यान रखना। इसी के साथ वो बाहर की बर्फबारी को देखते हुए मनी मन कह रही होती है बर्फबारी होती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मौसम में ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से उसे कॉल आता है जहाँ पे बताया जाता है हेड नर्स जल्दी से हॉल में आइए, यहाँ पे स्टाफ की कमी है। तो ये सुनते हुए वो कह रहे होते ठीक है मैं जल्दी आ रही हूँ। इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के सामने बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो मंजमन कहता है क्या मैंने सचमुच अपने पैर को तोड़ दिया है, हर टाइम अपोकलिप्स के होने से ठीक पहले ही कुछ न कुछ होता ही रहता है। तभी वो डॉक्टर से कह रहे होते हैं तुम्हारे दाहिने पैर पर एक फ्रैक्चर आ चुका है, मैं इसे सेट कर दूंगा और ऑब्जर्वेशन के लिए तुम्हें 1 घंटा तक यहीं पर ही रुकना होगा और इसके बाद तुम अपनी दवाइयाँ ले सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे एक जगह बैठा दिया जाता है जहाँ पे लियो से कहता है दोस्त मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरे पास संभालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा था ठीक है अपना ध्यान रखना ब्रो। इसी के साथ वो एक चैन की सांस छोड़ता है जहाँ पे अपने सामने कई सारे पेशेंट को देखता है और वहाँ पे बस भागदौड़ हो रही होती है। जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है इस हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत ही ज्यादा है और अचानक आए बर्फीले तूफान की वजह से और गिरते हुए टेम्परेचर की वजह से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हॉलवेज पर काफी सारे इमरजेंसी बेड लाइन्स लगे हुए हैं जो बाहर की बदतर होती हुई सिचुएशन को दिखाती है। खैर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझे वो दवा कब तक मिलेगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक नर्स जियोन आती है जिसे देखते हुए वो दूसरी नर्स कह रही होती है हेड नर्स जियोन हमने बेड 5 के घाव को साफ कर दिए है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है ठीक है मैं इसे देखना चाहूंगी। इसी के साथ वो इसे देखती है जहाँ पे वो कह रही होती है वाइटल्स ये स्टेबल है, खैर इसे ग्लूकोज की दूसरी डोज दे दो और अगर उसकी हार्ट रेट 80 से ड्रॉप हो जाती है तो इसे एक एपिनेफ्राइन देना। इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए सिंप करने लगता है जहाँ पे वो कहता है ये तो अमेजिंग है, तो वो इतनी कम उम्र में एक हेड नर्स है। इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्किल्ड है और वो हर पेशेंट के साथ अच्छे से बिहेव कर रही है, वो सच में काफी ज्यादा प्रीटी है। इसी के साथ उसकी नजर कहीं और जाती है जहाँ पे वो कहता है प्रीटी ये थोड़ा सा क्लूलेस है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी उस नर्स को बुलाता है जहाँ पे वो कहता है हे माफ करना हेड नर्स आप यहाँ पे आ सकती है। तो ये सुनते हुए वो उसके पास आती है और उसे कह रही होती माफ करना अभी हमारे पास स्टाफ की थोड़ी सी कमी है और मैं आपकी मदद करने के लिए थोड़ी देर बाद वापस आ सकती हूँ। तो ये सुनते हुए वो आदमी से कह रहा होता है मेरे पीठ में अचानक से दर्द होने लगा है और हाल ही में ये और भी ज्यादा बदतर होते जा रहा है, तो क्या तुम इसे एक बार चेक करोगे और मुझे बता पाओगे कि इसका वजह क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चुपके से अपने फोन से जियोन का पिक ले लेता है। तो उसी तरफ जियोन उससे कह रही होती है मुझे माफ करना लेकिन हमें श्योर होने के लिए इसका एक्सरे करवाना होगा। तो आदमी से कह रहा होता है चलो तुम बस एक नजर डालो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर वो कहाँ पे है। इसी के साथ वो जियोन को पकड़ लेता है और उसे वो दर्द वाली जगह दिखा रहा होता है जहाँ पे ये देखते हुए जियोन हंसने लगती है और कहती है अरे माफ करो सच में बहुत ही ज्यादा गुदगुदी हो रही है, प्लीज आज के लिए रेजिडेंट डॉक्टर के लिए वेट करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो थोड़ा सा परवट होता है जहाँ पे वो हद से आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हान अपने स्टिक को लेते हुए उसके ऊपर फेंक देता है और उसे दूर हटा देता है। उसी तरफ जियोन कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पे हान आता है और कहता है माफ करना मैं इसका यूज पहली बार कर रहा हूँ इसलिए ये गिर गया है। ये कहते ही वो उस बूढ़े आदमी का फोन उठाता है और कहता है तुम्हारा फोन क्या ये टूटा तो नहीं। तो आदमी से कहता है मेरे फोन को मत छुओ, ये तुम क्या कर रहे हो, कमीने कहीं के जल्दी से उसे मुझे दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान जैसे ही नीचे झुकता है वैसे ही उसकी जो पैर की पट्टी होती है वो टूट जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए उस फोन को देखता है और कहता है जैसे की उम्मीद थी। इसी के साथ वो कहता है बूढ़े आदमी तुम कुछ घबराए हुए हो, इस तरह ये सब फोटो खींचना क्या ये तुम्हारे लिए सही है। तो मुझे एक अच्छा वजह बताओ कि सिक्योरिटी को यहाँ पे क्यों नहीं बुलाना चाहिए, उन्हें तो तुम्हें जेल में ले जाना चाहिए। तुम कमीने लोग तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, वैसे बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इसी के साथ वो उसका फोन उसे दिखाता है और उससे कहता है बेशक मैं तुम्हारा फोन तुम्हें नहीं देने वाला हूँ और अगली बार जब तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी ये काली करतूतें ये इंटरनेट पे चली जाएगी। जो कि सुनते वो बूढ़ा आदमी घबराने लगता है और वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। दूसरी तरफ भोली से जियोन वो उससे कह रही होती है हे रुको तुम्हारी पीठ में तो दर्द था आखिर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, प्लीज अपना चेकअप तो करा लो। तो उसे देखते हुए हान एक अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे मनीमन कह रहा था क्या ये लेडी सचमुच पागल है, आखिर इस दुनिया में इतने भोले लोग कैसे आ गए। इसी के साथ वो उसे वो पिक्चर दिखाता है और कहता है मेरी बात सुनो तुम्हारी फोटो क्लिक कर रहा था। तो वो उसे कहते कि क्या तुम सीरियस हो, आखिर मैंने ऐसे नोटिस कैसे नहीं किया। तो हान वो फोन उसे देते हुए कह रहा होता है ये तुम्हारा डिसीजन है, अगर तुम चाहो तो इसे मिटा सकते हो या फिर तुम इसे पुलिस को
दे सकते हो। खैर तुम्हें सावधान रहना चाहिए ताकि कोई परवर्ट इंसान तुम्हारा फायदा ना उठा सके। तो वो उस फोन को लेते हुए कह रही होती थी थैंक यू। मैं ये पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे पैरों पे चोट लगी है, मैं उसे ठीक कर देती हूँ और इसी के साथ वो उसकी मरहम पट्टी कर देती है। जहाँ पे उसे कह रही होती है कि अब सब दर्द गायब हो चुका है। तो हान उससे कहते थैंक यू, अब मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। तो जेयोन उसके पैर को पकड़ते हुए कह रही होती है नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों थैंक यू कह रहे हो, बल्कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तो हान उससे कहता ठीक है, अपने आसपास के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहो। इसी के साथ वो अपने पैरों को देखता है जो कि जेयोन से टच हो रहा होता है। ये देखते हुए वो पागल हो रहा होता है। अभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो कि हेड नर्स से कह रहा होता है हेड नर्स हमें तुम्हारी जरूरत है तो प्लीज हमारे साथ चलो। तो जेयोन वहाँ से जाते हुए कह रही होती है एक सप्ताह बाद अपनी एंकल की जांच करवाना मत भूलना। तो वो से कहता है कि क्या एक सप्ताह। इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है और मनीमन कहता है लगता है मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे बर्फबारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि हान एक न्यूज चैनल देख रहा होता है जहाँ पे एक रिपोर्टर कह रही होती है अगले 24 घंटों के अंदर देश के एरियाज में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होगी और तापमान में काफी ज्यादा गिरावट होगा, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। इसी के साथ हमारे ओवरसीज रिपोर्ट से ये पता चला है कि दुनिया भर में तापमान नीचे गिर रहा है और हमारे एक्सपर्ट और इसी के साथ 46 अदर कंट्री के स्पेशलिस्ट इस बात पर बात करने के लिए यूएस जा रहे हैं। और एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये कड़ाके की ठंड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, लेकिन प्लीज अपनी सावधानियां बनाए रखें और लोकल गवर्नमेंट के जरिए बनाए गए अरेंजमेंट को फॉलो करते रहिए। इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि मजे से खाते पीते वो न्यूज देख रहा होता है। जहाँ पे ये सब देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है ये टिपिकल न्यूज, ये सच में काफी ज्यादा बेकार है। गवर्नमेंट फिर से झूठ बोल रही है और हमें डरने से बचने के लिए ये सब कह रही है। ये सब कितना ज्यादा बकवास है। अगर मैं पहले से एक बार मरकर जिंदा ना होता तो शायद सच में उनकी बातों पर विश्वास कर लेता। अरे हाँ, मैंने तो पिछली लाइफ में उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। प्लेस फुल्ली स्टॉक हो चुके हैं, हमारे हाउस को रेनफोर्स कर दिया गया है और हीटिंग सिस्टम भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये सब कुछ काफी ज्यादा बढ़िया है। सब कुछ बिल्कुल तैयार है और अभी हमें जिंदा रहने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से उसका फोन बजता है। यहाँ पे हम हैप्पी हाउस कॉम्प्लेक्स रेजिडेंस ग्रुप को देखते हैं जिसमें 68 मेंबर्स होते हैं और वहाँ पे काफी सारे लोग चैट में बात कर रहे होते हैं। जो कि देखते ही वो कहते हैं वाह, कॉम्प्लेक्स में तो हर कोई आपस में बात कर रहा है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके साथ हम वहाँ पे एक लेडी लियू यान को देखते हैं जो कि कह रही होती है ऐसा लगता है कि सर्दी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रही है, अभी -15 डिग्री तक चली गई है, लगता है ये और भी ज्यादा नीचे गिरने वाली है। तभी एक मिस्टीरियस पर्सन आते हुए कह रहा होता है अटेंशन नए वर्ल्ड के लोग, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ये स्नो स्ट्रोम कोई नॉर्मल वेदर पैटर्न का वजह नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर किसी चीज की वजह से हुआ है। और मेरे इन वर्ड्स को याद रखना, ये कोई नॉर्मल स्नो स्ट्रोम नहीं है, द आइस एज अपोकलिप्स शुरू होने वाली है। तो उसे इस तरह बातें करते हुए देखा काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कहते हैं क्या आइस एज और अपोकलिप्स, आखिर ये पर्सन है कौन और आखिर ये अपोकलिप्स के बारे में कैसे जानता है। ऐसा लगता है कि मुझे इस मिस्टीरियस पर्सन के खिलाफ सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ हम हैप्पी रेजिडेंस ग्रुप में देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी बातें में इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि मानो ये कोई गेम है। खैर जबकि ये ग्रुप की बातें चल रही है तो ऐसे दिखाया जाना ये काफी ज्यादा यूनिक है। हम देखते हैं उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है प्रॉपर्टी एजेंट वो कहाँ पे है, यहाँ से बाहर निकलो और हमें एक्सप्लेनेशन दो। तभी और एक पर्सन कह रही होती है हम सभी ओनर से माफी चाहते हैं, लेकिन स्नो स्टॉर्म काफी ज्यादा हो रही है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम उनके बीच एक पर्सन को देखते हैं जो कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होता है। अभी वहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं तो फिर आखिर तुम लोगों को पे करने का क्या मतलब है, तुम तो बस इस छोटे से मैटर को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो और एक पर्सन कह रहा होता है हमें अपने पैसे वापस चाहिए, जल्दी से हमें अपने पैसे दे दो। इसी के साथ हम उनके बीच फंसे हुए हान फेंग को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए मनमन कह रहा होता है ये सब कैसे मीनिंगलेस फाइट कर रहे हैं, ये क्या बकवास है, आखिर मैं ब्रेनलेस लोगों के बीच कैसे फंस गया। ये स्नो स्टॉर्म ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि इंसान निपट सके। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है प्लीज सभी लोग रुक जाओ। और इसी के साथ हमें पता चलता है ये जियांग जियो यू है जहाँ पे वो कह रहा होता है स्नो स्टॉर्म काफी ज्यादा हैवी है और अगर हम इसे हटा भी दे तो भी कुछ घंटे के अंदर ये फिर से ढक जाएगा। लड़ने की वजह अगर हम सभी साफ करने में मदद करें तो हम इसे आसानी से ठीक कर लेंगे। इसी के साथ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट गाइस भी इंसान है, वो भी इस नेचुरल डिजास्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं और तुम लोग बस उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। अभी वो लोग कह रहे होते हैं अबे तू है कौन और आखिर तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या तू यहाँ का कोई बॉस है, यहाँ से निकल जा नहीं तो तेरी भी हालत खराब हो जाएगी। तो जियांग कह रहा होता है प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तो बस जो ठीक है वही बोल रहा था, अगर तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और वैसे भी आपस में लड़ना ये बिल्कुल मीनिंगलेस है और इससे ये मामला सुलझाया नहीं जा सकता है और हमें वो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा जो कि हम चाहते थे। वो लोग कह रहे होते तो फिर हम क्या करें, तुम ही से बता दो। और एक पर्सन कह रहा होता है हाँ अगर इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं
नहीं किया गया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो जियांग कह रहा था बेसिकली सुपरमार्केट तक कार चलाना ये इम्पॉसिबल है। भले ही हम अपने पड़ोस में सड़कें साफ कर दे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि बाहर की सड़कें ही साफ हो। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम पैदल चले। और अगर तुम लोग इसे एक्सेप्ट करते हो तो मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा और फुटपाथ को साफ करने में तुम लोगों की मदद करूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हान काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे मनी मन कहता है इसे बात करते हुए देख ऐसा लगता है कि मुझे ये ओनर जियांग याद है और मेरी प्रीवियस लाइफ में वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। अब इस ग्रुप में और एक पर्सन की एंट्री होती है। ये तो बिल्कुल इंस्टाग्राम का रैंडम जीसी जैसा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो पर्सन कह रहा होता है ये मामला क्या इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उन्हें सड़कें साफ करनी चाहिए और जिन्हें नहीं जाना है उन्हें बस चुप रहना चाहिए। सिर्फ बर्फ हटाने के लिए आधे दिन तक लड़ना ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। ये कहती वो वहाँ से चले जाता है। तभी और एक पर्सन अपीयर होता है और वो कह रहा होता है खैर मैं मदद के लिए आगे जाऊंगा। सड़कें हमें जल्दी से जल्दी साफ करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ हान मनीमन कह रहा होता है इसके बोलने का तरीका आखिर ये कुछ जाना पहचाना क्यों लगता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि कह रही होती है मैं भी आगे जाऊंगी, मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी मैं ऐसा करूंगी। तभी वहाँ पे और एक लेडी आती है और कह रही होती है हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे फ्लू है, लेकिन ब्रदर जियांग ने एक एग्जाम्पल बना दिया है तो इसलिए मैं भी मदद करने के लिए नीचे जाऊंगी। ये सब देखते हुए हान मनीमन कह रहा होता है तो क्या ये भी जाने वाली है। और वैसे गाइस ये हायोना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आसपास लोगों की भीड़ लग जाती है, मतलब कि सभी लोग से बात कर रहे होते हैं। तो ये सब देखते हुए हान कह रहा होता है जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो हायोना इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अभी उसे ली हायोना का एक मैसेज आता है जहाँ पे वो उससे कह रही होती है हान फिंग आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इन दिनों बिजी हो? तुमने कहा था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे, मैं अभी तक तुम्हारी वेट कर रही हूँ। इसी के साथ वो उसे एक पिक भेजती है जो कि देखते हुए हान कह रहा होता है अरे ऐसे मौसम में तुम मुझे लुभाने के लिए अभी से बहुत ही कम कपड़े पहनने लगे हो। ऐसा लगता है कि तुम सच में मेरे ऊपर अपना बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल रही हो। खैर मुझे सोचने दो कि मुझे उसे कैसे रिप्लाई करना चाहिए। इसी के साथ वो उसे रिप्लाई कर देता है जो कि देखते हुए हायोना बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उस फोन को अपने पैर से मारते हुए कह रही होती है कमीने हान फेंग कहीं के तुम बस वेट करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हान टिकटॉक देखने लगता है, यहाँ पे वो अजीब अजीब वीडियो देख रहा होता है और कह रहा होता है बर्फबारी शुरू हुए आज तीसरा दिन है और टेम्परेचर -20 डिग्री से भी कम हो चुका है, लेकिन इस अपोकलिप्स के अर्ली स्टेज में हमारी हीटिंग सिस्टम अभी भी चल रही है और हर कोई इंटरनेट का यूज कर पा रहा है और मैं बस टाइम पास करने के लिए इन वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ। सच में ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और अभी ये सिर्फ दूसरा दिन है और मैं इतना ज्यादा बोर हो चुका हूँ कि मैं क्या ही कहूँ। ऐसा लगता है कि अपोकलिप्स में सबसे बड़ी दिक्कत लोनलीनेस है। ये कहते ही वो अपने टांगों को देखता है जहाँ पे वो कहता है मेरा लेग ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, यहाँ पे मेरी एक बोन ये पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसे ठीक होने में कम से कम कुछ महीने जरूर लगेंगे। खैर चलो वीडियोस देखना जारी रखते हैं, जहाँ पे वो एक वीडियो देखता है जहाँ पे एक डॉक्टर कह रहा होता है इस दुनिया में सच में ऐसे लोग हैं जिनके पास सेल्फ रिकवरी की पावर होती है। 15 फ्लोर से कूदने के बाद ये शख्स बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने ये ढूंढा कि उसके डैमेज इंटरनल ऑर्गन और बोन्स फिर से रीजनरेट होना शुरू हो चुके हैं। खैर क्या ये असली है या फिर नकली है, जानने के लिए प्लीज एक्सप्लेनर को फॉलो करिए और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो उसे देखते हुए हान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये बिल्कुल सही है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, शायद मैं भी अपने आप को हील कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी ग्रीन लाइट को बाहर निकलता है और अपने पैर को पकड़ते हुए उसे हील करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाते हैं लेकिन उसका पैर जरा सा भी ठीक नहीं होता, जहाँ पे वो लेटते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहा था। मैंने सोचा था कि ये ग्रीन लाइट मेरी चोट को ठीक करने में तेजी से मदद करेगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी नींद आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आंखें एक अजीब सी जगह में खुलती है जहाँ पे वो एक गोड के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो बिल्कुल एक आदिवासी होता है। ऐसे गाइस ये बस इसका सपना है, जहाँ पे वो कह रहा होता है चलो शिप टहलने का वक्त आ चुका है। तो हान तो अपने सपने में खो चुका है और ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो बताओ तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है और मुझे पता है कि तुम लोगों को भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।